हम जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। विगत वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी जो है हिंदी पहचान क्या होती है, उसकी एडवर्ब क्या होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसकी मेन वर्ब क्या होती है, ये चार चीजें हमने पढ़ी थी। अब देखो उसमें जो हिंदी पहचान है वो भी हमें बेसिक रूप से ध्यान में रखनी है, क्योंकि यदि जब हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदी जो पहचान होती है वो ओनली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इंग्लिश का अनुभव नहीं होता है और हम क्या करते हैं छोटे मोटे सेंटेंस बना के उससे जो हमारा जो यदि क्वेश्चन आया उसको बिल्डअप करते हैं या पैराग्राफ राइटिंग आई है उसको बिल्डअप करते हैं, तो उसमें ये बहुत सहायक सिद्ध होता है। और सबसे ज्यादा बात ध्यान में रखनी है, यदि हम सेंटेंस बिल्डअप करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, मेन वर्ब क्या होनी चाहिए। मैंने इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी हैज और हैव। हैज का प्रयोग होता है सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ, हैव का प्रयोग होता है प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ, और इसमें जो वर्ब होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये मैं आपको 9th क्लास में भी बता चुका हूं कि यदि जहां पे भी सिंपल जो टेंस आएगा या इंडेफिनिट टेंस आएगा उसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, केवल एक अपवाद रहता है पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जहां पे भी नाउन कंटीन्यूअस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। और परफेक्ट होते हैं तीन होते हैं, प्रेजेंट का, परफेक्ट, पास्ट का, फ्यूचर का, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पहले हम देखेंगे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस शुरुआत में यदि हम आते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हर जो हमारा टेंस है उसका प्रत्येक जो भी टेंस है उसके जो चार सेंटेंस बना रहे हैं उनका जो फॉर्मूला होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, वो हमें ध्यान में रहना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला बोल सकते हैं या सेंटेंस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग यदि हम रखेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि इनके अकॉर्डिंग इसके विपरीत कर रहे हैं, जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं या मेन वर्ब के बाद में हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। देखो एग्जांपल देखो, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। शुरुआत में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, किसी कार्य को करने वाला, किसी कार्य को करने वाला, किसी कार्य को करने वाला क्या है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह, ही। दूसरा काम, पहला काम हमने कंप्लीट कर दिया, वो क्या था, सब्जेक्ट। दूसरा काम था हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव में से एक लगानी है। तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। सेकंड काम हमारा कंप्लीट हो गया। ये एक बात ध्यान में रखना, जितने भी जो वर्ड्स हैं जिसके बीच में ऑब्लिक आ रखा है, जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे मैं अमूमन एक बात यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये ध्यान मत देना, मैं ये लिखा, तो ये ऑब्लिक का मतलब है कि यदि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, यदि कहीं पे इनमें से लिखना है तो जहां पे भी ऑब्लिक लगा हुआ है इनमें से केवल एक लिखा जाएगा। इनमें से केवल क्या लिखा जाएगा, एक ही लिखा जाएगा। चाहे तो आप इसका प्रयोग कर दो, आर का कर दो, एम का कर दो, वाज का कर दो, वर का कर दो, हैज का कर दो, हैव का कर दो, एक का ही प्रयोग। जहां पे भी ऑब्लिक आ गया तो ऑब्लिक में क्या किया जाता है, केवल एक का प्रयोग किया जाता है, उसके अलावा किसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें देखो, या तो आप हैज का प्रयोग कर दो या हैव का प्रयोग कर दो। तो हम यहाँ पे देखेंगे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, और ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। इस प्रकार से यदि आप इसको रिवाइज करना चाहो तो एक एक चीज, जैसे मान लो ये सेंटेंस बनाया हमारा, सही है या गलत है, अपने आप इसको आप एग्जाम कर सकते हो। देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया। दूसरा काम हैज ऑब्लिक हैव है तो हैज आ गया। थर्ड काम था वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी। फोर्थ काम था ऑब्जेक्ट लगाना तो ऑब्जेक्ट लगा। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकंड सेंटेंस देखो, तुम गाना गा चुकी हो, तुम गाना गा चुकी हो, तुम गाना गा चुकी हो। यहाँ पे यूं, यूं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यूं सदाई, इंग्लिश में देखो यूं सदाई क्या होता है, प्लूरल होता है, तो उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। हैव सन
बात आपको और ध्यान में रखनी है, देखो इसके जनरल इसके साथ में बता रहा हूं, यू को सदाई क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है इंग्लिश में, यू को सदाई क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है, लेकिन इसका पजेसिव प्रोनाउन आ गया योवर, योवर। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, जहां पे भी पजेसिव प्रोनाउन आएगा, पजेसिव प्रोनाउन है उनके चार भाग होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव। तो जहां पे भी योवर आ रखा है ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन कभी भी अकेला नहीं आता है, कभी भी अकेला नहीं आता है। अब इसके साथ में कोई ना कोई वर्ड आएगा, योवर सिस्टम। बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें गलती कर बैठते हैं। अब देखो इसका हम एक एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे, तुम्हारा भाई खाना पका चुका है। ये एग्जांपल लिखा हमने। अब ये देखना, योवर ब्रदर, योवर ब्रोदर के साथ में क्या आया है, हैज का प्रयोग आया। यहाँ पे यू के साथ में किसका प्रयोग आया है, हैव का प्रयोग है। यहाँ पे जो हम वर्ब लगा रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे वर्ब जो लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब माने चाहे मेन वर्ब माने, वो किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, ना कि हम पजेसिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। हम किसके अनुसार लगा रहे हैं, इस ब्रोदर के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। पजेसिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं लगा रहे हैं, ब्रदर के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। ब्रदर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पे देखो एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे यदि प्लूरल होता, ब्रदर्स होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हैव का प्रयोग कर देते। और यदि, क्योंकि कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसमें क्या होगा कि यहाँ पे योवर अकेला आ जाएगा, योवर के साथ में कोई ना कोई ऐसा वर्ड आएगा जो उसको एक दूसरे में क्या करते हैं, संबंधित करते हैं, रिलेशन दर्शाता है। एक दूसरे के बीच में क्या है, इस योवर के और इस ब्रोदर के बीच में क्या है, रिलेशन है। तो ये जो आगे जो वर्ड आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगला जो हमारा सेंटेंस होगा, वो सेकंड नंबर होगा, वो होगा नेगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस होगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, शुरुआत में आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज ऑब्लिक हैव, उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। वह बाजार नहीं गया है, तो ही हैज नॉट, वो की थर्ड फॉर्म हो गई कौन, मार्केट। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि जहां पे भी आपके क्या आएगा, कोई पहले से आ रखा है, पहले से आ रखा है, पहले से पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, पहले से पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे गोन मार्केट लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में क्या नियम होता है, जहां पे टॉपिक, जैसे मान लो कि आर्टिकल लगाना है, प्रीपोजिशन लगाना है, या जहां पे कहीं पे मॉडल का यूज हो रहा है, कहीं पे हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, यदि हम सुटेबल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखो, हम फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? शुरुआत में जो हेल्पिंग वर्ब होगी, कोई सा भी टेंस हो चाहे शुरुआत में उसकी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। शुरुआत में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी, है जो ऑब्लिक हैव। यदि दूसरा टेंस होता तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अंत में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसके सेंटेंस देखो, क्या वह गृह कार्य कर चुका है? क्या वह गृह कार्य कर चुका है? हिंदी के जो वाक्य होंगे, हिंदी के जो वाक्य होंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के, उनकी शुरुआत क्या से होगी? हिंदी के जो वाक्य होंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उनकी शुरुआत क्या से होगी? टेंस के जो सेंटेंस होंगे इंग्लिश के इंटेरोगेटिव के, तो उनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, या जैसे हम WH वर्ड से कर रहे हैं, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, तो उनकी शुरुआत होगी WH वर्ड से, जैसे वाट से, वह से, बहन से, उनसे। इनमें क्या किया जाता है? ये यदि आपकी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इनका जो जवाब दिया जाता है वो यस और नो में दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन होंगे, हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन होंगे, देखो ये क्वेश्चन है, क्या वह गृह कार्य नहीं कर, सॉरी, क्या वह गृह कार्य कर चुका है? ये हमें क्वेश्चन डाइजेस्ट कर रहा है, तो हम इसका जवाब देंगे ना, तो यस, हाँ वह गृह कार्य कर चुका है, नहीं वह गृह कार्य नहीं कर चुका है। अब देखो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो शुरुआत में आ जाएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज, और उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, होमवर्क, अंत में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे दूध पी चुके हैं? Have children drunk milk? अंत में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखो हैव क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम क्या करेंगे? प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म DRAN के ड्रिंक, सॉरी DRIN के ड्रिंक, ड्रिंक यानी पीना, इसकी सेकंड फॉर्म ड्रंक, DRUN के थर्ड, DRIN के ING ड्रिंकिंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस से ING। इसमें हमें किसका प्रयोग करना था? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना था, और ये मिल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आगे देखो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, शुरुआत में आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब हैव ओब्लिक हैव, उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आ जाएगी बस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। अंत में आ जाएगा क्वेश्चन। इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस यहाँ पे बनाएंगे। पहला सेंटेंस होगा क्या वह कपड़े नहीं धो चुकी है? क्या वह कपड़े नहीं धो चुकी है? इसी में सेंटेंस के अकॉर्डिंग शुरुआत में आ जाएगा हैज। क्यों आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। तीसरा काम है हमारा नोट। हैज एक का प्रयोग कर दिया, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद में नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म हो गई वॉश ने, और उसके बाद में आ गया ऑब्जेक्ट।
में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या तुम फसलें नहीं उगा चुके हो? क्या तुम फसलें नहीं उगा चुके हो? तो इसमें शुरुआत में आ जाएगा हैव। हैव क्यों आएगा? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब है, वो प्लूरल की प्रयोग की जाएगी। उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ग्रो, ग्रो यानी उगाना, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ग्रोवन और क्रॉप्स। इस प्रकार से ये हमारे सेंटेंस चलेंगे। देखो जहां पे भी एक बात आपको ध्यान में रखनी है, यदि हम जो भी टेंस, जिस टेंस का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसमें सबसे बेसिक बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो रखनी है, प्रत्येक टेंस की आपको हिंदी पहचान याद लर्न होनी चाहिए भली भांति, हिंदी पहचान। सेकंड होगी वो होगी उसकी एडवर्ब आनी चाहिए। थर्ड होती है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए। थर्ड होती है मेन वर्ब, वो हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए। चार चीजें तो ये आपको भली भांति ध्यान में रखनी चाहिए। फिर अगला काम है, यदि ये आपको भली भांति लर्न है तो हमें चार जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे, प्रत्येक टेंस के चार सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे, वो हमारे माइंड में सेटअप होने चाहिए। यदि जब तक वो हमारे माइंड में सेटअप नहीं है कि इंटरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नेगेटिव का क्या बनेगा, इंटरोगेटिव का क्या बनेगा, अफर्मेटिव का क्या बनेगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव का क्या बनेगा, तब तक हम उसको भली भांति नहीं बना पाएंगे। क्योंकि हम बना रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हमारे माइंड में सेटअप हो रखा है अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो हम उसके अकॉर्डिंग बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जब भी आप सेंटेंस बिल्डअप कर रहे हो तो सबसे पहले बेसिक बात ये होनी चाहिए, हिंदी पहचान आपको लर्न होनी चाहिए। उसी आधार पे पहले बात हम हिंदी पहचान पे जाएंगे। हिंदी पहचान यदि हमें लर्न है तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि अमुक टेंस ये सेंटेंस आ रखा है ये अमुक टेंस में से, तो हमें जैसे हम हिंदी पहचान देगी हमें पता चल गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। फर्स्ट काम हमारा कंप्लीट होगा। सेकंड काम है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमारे माइंड में आता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है वो हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। कि इजारम का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग किसके साथ होता है, आर का किसके साथ होता है, एम का किसके साथ होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे, और जो यदि आई सब्जेक्ट है तो एम का प्रयोग करेंगे। यदि ये चीजें माइंड में सेटअप हो गई, उसके बाद में यदि हमारे इन चारों का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, तो उनको हम भली भांति बिल्ड अप कर पाएंगे। अगला हमारा टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखो यदि आपकी एग्जाम में आता है, यदि आपकी एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करवाई जाती इन तीन टेंसों में से, किस किस में से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में से, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में से, तीनों में से केवल इसी टेंस में से करवाई जाती है, इसी टेंस में से करवाई जाती है। अब हम ध्यान में रखेंगे भाई ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये अमुक टेंस में से आया हुआ है, क्योंकि तीनों के जो सेंटेंस होंगे वो लगभग समान रूप से बनेंगे। तीनों के जो सेंटेंस है वो समान रूप से बनेंगे। पहला देखो इसकी हिंदी पहचान। हिंदी पहचान इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आगे आते हैं, तथा साथ में समय दिया हुआ
देखो साथ में तथा साथ में समय दिया हुआ कोई टाइम जैसे पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु या समयावधि, दोनों में से एक चीज दी हुई आती है, तब हम उससे सेंटेंस को किसका मानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। यदि रहा है, रही है, रहे हैं, यही आ रहा है, साथ में क्या नहीं दिया हुआ है? साथ में कोई पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु या समयावधि नहीं दी हुई आ रही है, तो हम उसको कौन से टेंस का मानेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मानेंगे केवल। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें ज्यादातर एडवर्ब होती है, वो लगभग प्रयोग नहीं की जाती है, क्योंकि आप उसका अनुमान लगा लेंगे, क्योंकि इसमें जैसे पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम है, उनसे पहले जैसे मान लो कि पीरियड ऑफ टाइम है, उससे पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम है, उससे पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब अगला बिंदु आता है इसका हेल्पिंग वर्ब। अगला बिंदु आता है इसका हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब देखो, इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तथा जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगला इसका है जो वो बिंदु है मेन वर्ब। अगला बिंदु है मेन वर्ब, जहां पे भी ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जहां पे भी नाम कंटीन्यूअस आएगा उसमें क्या करेंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसकी जो मेन वर्ब होगी वो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस टेंस में जो मुख्य क्रिया है मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में जो मेन वर्ब है वो कौन सी प्रयोग यूज की जाती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जहां पे भी नाम कंटीन्यूअस आएगा आपको जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही प्रयोग करना चाहिए। वो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। ये जो 6 जो प्रकार है सभी में क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी का प्रयोग करना है। आगे देखो, इस टेंस में पीरियड ऑफ टाइम, समयावधि के साथ और तथा पॉइंट ऑफ टाइम समय बिंदु के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में क्या किया जाता है? जो यदि आपके पीरियड ऑफ टाइम आ रखा है, समयावधि आ रखी है, तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। तथा पॉइंट ऑफ टाइम आ रखा है, समय बिंदु आ रखा है, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? या उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें थोड़ा बहुत भी मिसप्रिंट हुआ आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि कहां पे आप सिंस का प्रयोग कर रहे हो, कहां पे आप फॉर का प्रयोग कर रहे हो, यह बात आपको बेसिक रूप से ध्यान में रखनी है। अब देखो, 2 टाइप बनाते हैं। पहला बनता है पीरियड ऑफ टाइम। पहला बनता है पीरियड ऑफ टाइम, जिस
जिसको बोला जाता है समयावधि। और यदि हम अपनी लैंग्वेज में बात करें, जनरली यदि हम समझना चाहें तो हम बोल सकते हैं अनिश्चित समय। अनिश्चित समय, ये भी हम इसको बोल सकते हैं अनिश्चित समय, जिसकी जो ऐसा कोई टाइम आ रखा है जो क्या हो, अनिश्चित हो, निश्चित नहीं हो, तो हम उसको क्या बोल, ये क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, समयावधि होती है, या हम उसको अनिश्चित समय बोल सकते हैं। इनके जो ये टाइम बिंदु आएगा उससे पहले हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अब ये होते कौन कौन से, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। देखो बेसिक रूप से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको ध्यान में रखनी है समय की सबसे छोटी से छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक, समय की छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक, समय की सबसे छोटी से छोटी इकाई से लेकर बड़ी से बड़ी इकाई तक हम जाएंगे, वो क्या होगा, अनिश्चित समय होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा, समयावधि बोला जाता है हमको। बेसिक रूप से समय की सबसे छोटी से छोटी इकाई यदि हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर। समय की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है, समय की सबसे छोटी, टाइम की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है, वो होती है सेकंड, मिनट। सेकंड से बड़ी क्या होगी, मिनट। मिनट से बड़ा क्या होगा, देखो कैलकुलेशन आता है, सेकंड जुड़ के क्या बनती है, मिनट बनती है, मिनट जुड़ के क्या बनता है, घंटा, घंटे जुड़ के क्या बनता है, दिन, दिन जुड़ के सप्ताह बनता है, और दिन भी जुड़ के क्या बन जाता है, 30 डेज की जो अवधि होती है वो क्या होती है, मंथ, और उसके बाद में क्या बन जाता है, ईयर बन जाता है। ये सभी क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, ये सभी क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके इनके साथ में ये भी आ सकता है, इनके साथ में आप बेसिकली रूप से आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो कि आवर पे जा रहे हैं, देखो 2 आवर्स, अब आपको ये ध्यान में रखनी है, अब ये वर्ड तो यही आ रखा है, ये वर्ड ही आ रखा है 2 आवर्स, यहाँ पे 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, अरे लास्ट में ये वर्ड तो यही आ रखा है। बेसिक रूप से आपको ये बात ध्यान में, मंथ है तो 1 मंथ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी मंथ आ रखे, ईयर है जितने भी ईयर आ, क्योंकि इनसे पहले काउंटिंग, लेकिन अंत में वर्ड तो यही आ रखा है ईयर, तो आपको उसको क्या मानना है, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, समयावधि है, अर्थात हम अपनी लैंग्वेज में बोले अनिश्चित समय, उनको क्या बोला जाता है, अनिश्चित समय बोला जाता है। और उसके बाद में आता है पॉइंट ऑफ टाइम, इसको हम बोलते हैं समय बिंदु, अर्थात इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं निश्चित समय। क्या बोलते हैं, निश्चित समय बोलते हैं। अब इसमें आपको एक ध्यान रखना है बेसिकली रूप से, जैसे मान लो कि इन वर्डों को आपको सीखना है ना कि रटना है। अब इनको छोड़ के जो भी आ रहे हैं वो किस में चले जाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम में चले जाएंगे। जिस प्रकार से देखो, या तो कोई सन आ रही है, जैसे 1999 आ गई, 2005 आ गई, 2002 आ गई। बेसिकली रूप से मैं आपको समझ, सन कोई सी भी आई, यहाँ पे 1999, 98, 97, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी सन आ रही, हम उसको किस में मानेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम में मानेंगे। इनसे पहले किस का प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जैसे मान लो कि मॉर्निंग आ रखा है, इवनिंग आ रखा है, आफ्टरनून आ रखा है, मतलब जो एकदम निश्चित हो, क्योंकि पर डे होता है, एक दिन में मॉर्निंग एक बार ही होती है, ना कि जब चाहे तब मॉर्निंग नहीं हो सकती, इवनिंग नहीं हो सकती,
आफ्टरनून नहीं हो सकता, नाइट नहीं हो सकती। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिक्स जैसे मान लो कि कोई आपको डेट आ जाए, फिक्स डेट आ जाए, कोई डेट आ रखी है, तो जैसे मान लो कि 23 अगस्त है तो फिक्स ही तो आई है। तो ये बात आपको ध्यान में, इनके अलावा यदि ये वर्ड आ रखे हैं तो आपको किस में मानना है, एनी समय या पीरियड ऑफ टाइम में मानना है। और यदि इनको छोड़ के ये आ रहे हैं तो आपको किस में मानना है, पॉइंट ऑफ टाइम में मानना है।